So in this chapter, molecular basis of inheritance, last time in the previous lecture we are doing process of semi-conservative replication. Replication of DNA, which is the semi-conservative type of replication, जिसमें 7 steps कल मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 3 step हमने डिस्कस किया था. The first step is activation of nucleotide, point of origin or initiation point, unwinding of DNA molecule, replication fork, synthesis of new strand, leading and lagging strand, formation of daughter DNA. जिसमें से initial 3 points हमने last time discuss किया था. Activation of nucleotide. For the formation of DNA, we need number of new nucleotides. Nucleotides are the building block of DNA. Many nucleotides they make polynucleotide. तो DNA के formation के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी. वो न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर एक्टिवेशन होता है. पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है. अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हेलिकेज ने ब्रेक किया था. दोनों स्ट्रैंड्स आइसोलेट हुए थे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए थे. सेपरेट होने के बाद SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने उसको फर्दर जॉइंट होने से रोका था. दैट इज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. सो द नेक्स्ट पार्ट, रेप्लिकेशन फोक. यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स आर गिवन. रेप्लिकेशन फोक, पॉइंट नंबर 4 इज रेप्लिकेशन फोक, जिसके बारे में यहां पर मैंने मेंशन किया है. रेप्लिकेशन फोक. In the previous time only we have seen unwinding of DNA molecule. जब DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA आपस में कॉइल था और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए. हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों स्ट्रैंड पार्शियली खुल गए थे और नीचे अटैच थे. तो ये पार्शियली खुला हुआ पार्ट and partially it is attached. It looks like a fork that is called as replication fork. Replication fork is Y-shaped fork, जिसमें ऊपर ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड हैं और नीचे का जो पार्ट है वो कॉमन है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड है. तो रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन होता है. कॉइलिंग, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रिवेंटेड बाय SSBP. नाउ दिस अनवाइंडिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे लगे हैं, डीएनए आपस में कॉइल है, जब वो ओपन होने लगता है तो उसकी अनकॉइलिंग की वजह से नीचे का जो पार्ट है, मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड पार्ट है, उस पे स्ट्रेन डेवलप होता है. यानी अगर ऐसे ट्विस्टेड रोप को आप ऊपर से खोलो तो नीचे का कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, उस पे स्ट्रेन डेवलप होता है. तो वो डेवलपिंग स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक, जब हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है, दोनों स्ट्रैंड को आइसोलेट करती है, सेपरेट करती है, तो उस टाइम पे नीचे की साइड में जो स्ट्रेन डेवलप होता है, अनवाइंडिंग इंपोज स्ट्रेन, एंड दिस स्ट्रेन इज रिलीव्ड बाय superhelix relaxing enzyme, a type of enzyme which is responsible for relaxing the strain. जो strain नीचे develop होता है, उस strain को remove करने के लिए a particular enzyme is responsible called as superhelix relaxing enzyme. Finally हमें replication fork मिल गया. अब next part given in your book is synthesis of new strain. This part is very important. ध्यान से सुनो, समझो. सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, पॉइंट नंबर 5 यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है. रेप्लिकेशन फोक इज फॉर्म इन द प्रीवियस स्टेप. रेप्लिकेशन फोक, अभी जो खुला हुआ डीएनए है, जो पार्शियली खुला हुआ डीएनए है, उसमें से एक खुला हुआ स्ट्रैंड 3' एंड है और दूसरा खुला हुआ स्ट्रैंड 5' एंड है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन. ऑब्वियसली अपोजिट साइड पे इसका अपोजिट बेस, ये 3 है, ये 3' है, तो ये जहां पर खत्म होगा, दिस वन विल बी 5' एंड दिस वन विल बी 3'. आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन्ड पार्ट. जो ओपन पार्ट है उसमें एक 3' है और एक 5' है. अब बच्चों, जो 3' एंड होगा, उस 3' एंड पर एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर, एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर. ये आरएनए प्राइमर यहां पर आकर अटैच होगा. कहां पर अटैच होगा? 3' एंड पे. एक बात और, हाँ, लेट मी क्लैरिफाई.
अब ये जो दो खुले हुए स्ट्रैंड्स हैं, these strands are called as templates. These strands are called as template. Template, that is, they act like a mold. They act like a original copy. They act like a parental DNA. इसके इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इसके सामने नया डीएनए बनेगा, इसके सामने नया डीएनए बनेगा। तो ये दोनों टेम्पलेट हुए, मतलब ओरिजिनल कॉपी हुए। पहले दोनों एक साथ थे, अब वो खुल गए हैं, तो खुले हुए पार्ट को हम टेम्पलेट कहेंगे। इसके सामने नए डीएनए का फॉर्मेशन होगा। अभी टेम्पलेट में एक 3' एंड से स्टार्ट होगा, एक 5' एंड से स्टार्ट होगा। जो 3' एंड से स्टार्ट होता है टेम्पलेट, उस टेम्पलेट के 3' एंड पर एक आरएनए का मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है, जिसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। Remember, RNA primer will only attach to the 3' end of the template. RNA primer यहां पर अटैच नहीं होगा। RNA primer 5' end पर अटैच नहीं होगा। RNA primer सिर्फ 3' end पर ही अटैच होगा। RNA primer के अटैच होने की वजह से अब क्या होगा? This RNA primer will attract the nucleotides from the nucleoplasm. This entire process is occurring in the nucleus, in the fluid present in the nucleus called as nucleoplasm. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब बाहर की फ्लूइड में, सराउंडिंग फ्लूइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स थे ना, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स थे। अब ये आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करेगा। आरएनए प्राइमर किस न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा? अब ये 3' एंड पे लगा हुआ आरएनए प्राइमर, इस आरएनए प्राइमर का जो टेम्पलेट है ना, ये जो टेम्पलेट है, ओरिजिनल स्ट्रैंड है, इस पे पहला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड ए है, मतलब एडिनाइन है। तो आरएनए प्राइमर विल अट्रैक्ट ओनली टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड थायमिन होगा। एज यू नो, ए की पैरिंग यानी एडिनाइन की पैरिंग सिर्फ थायमिन से हो सकती है। सिमिलरली थायमिन की एडिनाइन से, अगर ग्वानाइन है तो उसकी पैरिंग साइटोसिन से होगी, सिमिलरली साइटोसिन की ग्वानाइन से। तो प्यूरिन पाइरिमिडीन की जो पैरिंग होती है, उस पैरिंग के हिसाब से आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोप्लाज्म से अट्रैक्ट करेगा। अब ये आरएनए प्राइमर जो रेड सर्कल बना है वो आरएनए प्राइमर, राइट? आरएनए प्राइमर ने टी को अट्रैक्ट किया, टी नाम की न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट किया। कहां से अट्रैक्ट किया? न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स का पूल है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें से टी वाली न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट किया। जैसे ही टी वाली न्यूक्लियोटाइड आएगी, एडिनाइन और थायमिन के बीच में, एडिनाइन और थायमिन के बीच में डबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडिनाइन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। हाइड्रोजन मतलब इनकी पैरिंग हो गई ना। जैसे ही इनकी पैरिंग हो जाएगी, द सेम प्राइमर विल शिफ्ट टू द सेकेंड पोजीशन। प्राइमर विल शिफ्ट टू द सेकेंड पोजीशन। प्राइमर पहले फर्स्ट पोजीशन पे यानी ए के सामने था, अब प्राइमर शिफ्ट होके सेकेंड पोजीशन यानी टी के सामने आ गया। ओके, लेट मी राइट, यहां पे सी लिख रहा हूं मैं। सेकेंड प्राइमर यानी कि सी के सामने आ गया। जब प्राइमर सी के सामने आएगा तो वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, अभी सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है। वो जी वाले न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोप्लाज्म से अट्रैक्ट करेगा। और अब यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हुआ, जी वाला न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हुआ, यानी पहले ए था। ओके, समझो, हाँ बात को समझना। वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द सेम थिंग आई एम गोइंग टू मेक हियर। ये मैं हटा दूंगा अभी। ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट का ये वाला एंड 3' एंड है। बच्चों, टेम्पलेट पे पहले से न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं ना। टेम्पलेट इज अ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। टेम्पलेट इज द ओल्ड स्ट्रैंड, पैरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यहां पर न्यूक्लियोटाइड है ए, यहां पर न्यूक्लियोटाइड है सी, यहां पर न्यूक्लियोटाइड है टी, यहां पर जी। इमेजिन, मैंने समझाने के लिए लिखा है। अभी आरएनए प्राइमर जो होता है, आरएनए प्राइमर, बेटा आरएनए प्राइमर यहां पर आकर अटैच हुआ। आरएनए प्राइमर 3' एंड की फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के पास आकर अटैच हुआ। जब वो आरएनए प्राइमर ए के सामने अटैच होगा
तो ए के सामने आरएनए प्राइमर किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म से टी को अट्रैक्ट करेगा। जब टी को अट्रैक्ट करेगा तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये प्राइमर जो है ना यहां से मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये प्राइमर यहां पर आ गया। अभी प्राइमर किसके सामने आ गया? टेम्पलेट के सी के सामने आ गया ना। तो अब क्या होगा? वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या है? जी है, ग्वानाइन है। सी की तारिंग सिर्फ ग्वानाइन से हो सकती है। अब सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो गया, राइट। इसी तरीके से नाउ दिस प्राइमर विल गो टू द थर्ड पोजीशन। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, प्राइमर विल गो टू द थर्ड पोजीशन। यहां पर टी है तो सामने ए आएगा, फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। जी है तो उसके सामने सी आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऐड हुई, पहले टी ऐड हुई, उसके बाद जी ऐड हुई, तो बच्चों टी और जी के बीच में ना, टी और जी के बीच में आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, दो न्यूक्लियोटाइड, कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द सेम स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड की जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय, they are joined by phosphodiester linkage। उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग्स होती हैं। यानी अब टी और जी के बीच में ये ब्लू वाली बॉन्ड डेवलप हो गई। ये बॉन्ड का क्या नाम है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो थायमिन और ग्वानाइन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये प्राइमर यहां पर चला गया, प्राइमर फोर्थ पोजीशन पे गया, यहां पर ए है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, सेकेंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमिलरली और आगे जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स दे जॉइंट विथ ईच अदर। याद रखना, न्यूक्लियोटाइड जब आई थी तो वो पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से ऐड हुई बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी पहले सामने वाली से अटैच हो गई, सामने वाले न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो गई बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद अपने ही स्ट्रैंड के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच हुई ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। Thus it makes a continuous strand called as polynucleotide। इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टेम्पलेट के सामने एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, एक नया न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बन रहा है। बच्चों जो नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनेगा ना, जो नया वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लैक वन, ये पुराना वाला 3' था, तो नए वाले का ये 5' होगा, यानी नए वाले का ये 5' होगा और ये वाला उसका 3' एंड होगा। पुराने वाले में मतलब पैरेंटल में उल्टा था, पैरेंटल में 3' से प्राइमर, पैरेंटल टेम्पलेट के 3' से 5' की तरफ मूव करता है। लेकिन जो नया स्ट्रैंड बनता है वो नया स्ट्रैंड 5' से 3' की तरफ बनता है। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रही थी तो डीएनए को ज्वाइंट करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइंट करने के लिए और उनको आपस में एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम यूज होती है। डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होते जा रहे हैं और एक नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यहां तक मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। बेटा ये वाले स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ये वाले स्ट्रैंड का मैंने अभी नहीं बताया है, लेट मी वेट, 2 मिनट के बाद बताता हूं। ये वाले स्ट्रैंड पे डीएनए नया डीएनए बन रहा है। रिमेंबर मैंने एक पॉइंट कहा था, अगर आपने नोट किया है, कि प्राइमर, आरएनए प्राइमर जहां से मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था, आरएनए प्राइमर विल ओनली अटैच्ड टू 3' end of the template।
आरएनए प्राइमर टेम्पलेट के 5' एंड पे अटैच नहीं होगा। आरएनए प्राइमर यहां पर अटैच नहीं हो सकता। आरएनए प्राइमर यहां पर अटैच नहीं होगा तो मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन ऐसे नहीं हो सकता। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे नहीं बनेगी। यहां का मैकेनिज्म कुछ और है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाता हूं। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, प्राइमर बता दिया, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर, डीएनए। ओके, दिस पार्ट इज डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। व्हाट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड? Now the same diagram is given here. Same diagram is given here. अभी बेटा क्या हुआ था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आपस में कॉइल थे, पॉइंट नंबर 3 में आपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया। दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक। वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक, राइट? नाउ रेप्लिकेशन फोक के बाद एक स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन स्टार्ट। अभी रेप्लिकेशन फोक में जो पार्शियली खुला हुआ स्ट्रैंड है, खोलने के लिए मतलब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने यहां पर पढ़ा था हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ये फर्दर ओपन होगा, लेकिन अभी रुक जाओ, ये रेप्लिकेशन फोक है। रेप्लिकेशन फोक में जो पार्ट खुला हुआ है, जो पार्शियली खुला हुआ है, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। मैंने यहां पे बताया था उसे टेम्पलेट कहते हैं। बच्चों जो टेम्पलेट 3' एंड से स्टार्ट होता है, ये वाला टेम्पलेट, उसे हम लीडिंग टेम्पलेट कहेंगे, लीडिंग टेम्पलेट। और वो टेम्पलेट जो 5' एंड से स्टार्ट होता है, दिस टेम्पलेट इज कॉल्ड एज लैगिंग टेम्पलेट। लीडिंग और लैगिंग टेम्पलेट नाम क्यों दिया गया, 1 मिनट सुन लो, वो भी समझ लो। ये वाले टेम्पलेट पे जब नया डीएनए बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, तो वो जल्दी जल्दी फास्ट बनेगा, वो लीड करेगा। दैट इज व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। इस पे डीएनए फास्ट बनता है, पहले बनता है। और ये वाले स्ट्रैंड पे मैंने यहां बताया कि प्राइमर अटैच नहीं होता है, लेकिन फिर भी डीएनए बनता है। कैसे बनता है, आई विल एक्सप्लेन यू। ये वाले स्ट्रैंड जिसपे डीएनए लेट बनेगा, इसके कंपैरिजन में स्लो बनेगा, वो लैग करेगा। दैट इज व्हाई दिस टेम्पलेट इज कॉल्ड एज लैगिंग टेम्पलेट। सो दिस वन इज लीडिंग टेम्पलेट, दिस वन इज लैगिंग टेम्पलेट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड ऑन द लीडिंग टेम्पलेट, ऑन द लीडिंग टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी, टेम्पलेट की बात करें, जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' की तरफ है, इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बना है, इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बना है, यहां पे मैंने बना के दिखाया आपको, यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स, 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 दे आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, वो भी मैंने आपको बताया। यहां पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, लीडिंग टेम्पलेट के सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। तो ओरिजिनल जो पुराना वाला है, जो पैरेंटल है, उसको लीडिंग टेम्पलेट कहेंगे। उसके सामने जो नया बना है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, दैट वन इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग टेम्पलेट के सामने लीडिंग स्ट्रैंड बना, ये तो यहीं पर हो गया था। लीडिंग टेम्पलेट की पोलैरिटी 3' से 5' की तरफ है और लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' से 3' की तरफ है। एज यू नो, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, उनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। ओके, ये एक पार्ट। नाउ कम टू दिस पार्ट। इस पार्ट में क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन। बच्चों, जब यहां पे रेप्लिकेशन हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था, राइट? रेप्लिकेशन में ये वाला जो लैगिंग टेम्पलेट है, लैगिंग टेम्पलेट का ये वाला पार्ट इज 5' एंड, ये वाला पार्ट इज 3' एंड, ये वाला पार्ट एट प्रेजेंट इज 3' एंड। जब हेलिकेज ने अनवाइंड करना स्टार्ट किया था, जब हेलिकेज ने अनवाइंड करना स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इमेजिन ये रेप्लिकेशन फोक काफी प्रोमिनेंट है, बड़ा है, ये इनिशियल फेज में है। रेप्लिकेशन फोक थोड़ा सा ही खुला हुआ है। ये ऊपर वाला ना 5' एंड, ये वाला पार्ट उसका 3' एंड हुआ,
ये वाला पार्ट उसका 3' एंड हुआ। आरएनए प्राइमर जो है, आरएनए प्राइमर 5' एंड पे अटैच नहीं होता है। प्राइमर कहां पर अटैच होता है? 3' एंड ऑफ टेम्पलेट। तो प्राइमर यहां पर अटैच नहीं होगा, प्राइमर यहां पर अटैच होगा, प्राइमर यहां पर अटैच होगा। बेटा प्राइमर दिस टाइम विल मूव इन दिस डायरेक्शन, प्राइमर विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यानी इसके कंपैरिजन में यहां का प्राइमर यूं जाएगा, यहां का प्राइमर यूं जाएगा, उल्टा मूव करेगा। प्राइमर जब उस डायरेक्शन में मूव करेगा, प्राइमर विल डू इट्स ओन ड्यूटी। प्राइमर के आने की वजह से क्या होगा? प्राइमर के आने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का ओरिजिनल पैरेंटल न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। प्राइमर मूव करेगा सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डेवलप होगा। ये पार्ट जो है ना, इसी पार्ट को अब मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके लिसन हियर, देखो ये पार्ट वापस से एक बार ना, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, यहां पर ध्यान दो। ये वाला पार्ट मैंने यहां पे मैग्नीफाई किया, ये 3' है, ये 5' है, राइट। तो यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स, इमेजिन यहां पर ए है, यहां पर सी है, यहां पर टी है। तो जब प्राइमर यहां पर अटैच होगा, प्राइमर यहां पर अटैच होगा, तो ए के सामने टी अट्रैक्ट होके आएगा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा। प्राइमर विल मूव टू द सेकंड पोजीशन, सी के सामने जी आ जाएगा, सी के सामने जी आएगा, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होगा। प्राइमर विल मूव टू द थर्ड पोजीशन, टी के सामने ए आएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा। एंड ऑल्सो इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डेवलप होगा। तो इन दिस वे एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। यहां से यहां तक डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बना। देखो बेटा, पैरेंटल स्ट्रैंड जो ओरिजिनल टेम्पलेट है, उस पे प्राइमर अभी भी 3' से 5' की तरफ ही मूव करेगा। प्राइमर मूव फ्रॉम 3' टू 5', प्राइमर मूव्स फ्रॉम 3' टू 5' ऑफ टेम्पलेट। अब जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ना, ये वाला नया स्ट्रैंड, ये इसका 5' होगा, ये इसका 3' होगा। तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, ये इसका 5' है, ये इसका 3' है। प्राइमर जब एंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो ये प्राइमर यहां से मूव होके वापस से बैक आएगा, क्योंकि ये और खुल चुका होगा। हेलिकेज ने उसको और अनवाइंड कर दिया। पहले यहीं तक खुला था, तो प्राइमर यहां से यहां तक मूव किया, एक नया स्ट्रैंड बना। अब यहां तक खुल गया, तो ये इसका 5' होगा, ये इसका 3' होगा। दिस प्राइमर विल कम बैक हियर, प्राइमर अगेन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। नया प्राइमर भी यूज हो सकता है, सेम प्राइमर भी टर्न होके जाएगा, वापस प्राइमर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, लैगिंग टेम्पलेट के सामने जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, वो कंटिन्यूअस या कंटिन्यूएशन में नहीं बनता है, वो कंटिन्यू नहीं होता है, बल्कि वो छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में बनता है। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, वो कंटिन्यूएशन में नहीं बनता है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बनता है। तो पहला जो फ्रेगमेंट बना, जो नया स्ट्रैंड बना है, ऑब्वियसली 5' से 3' की तरफ, वापस 5' से 3' की तरफ, वापस 5' से 3' की तरफ। इस तरीके से नए फ्रेगमेंट्स, नए छोटे छोटे पार्ट्स ऐड होते रहेंगे। अब जो नए फ्रेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे पार्ट ऐड हो रहे हैं, दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये फ्रेगमेंट्स को नाम दिया गया है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नेम दिया गया है। दिस फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नाउ अभी ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में आगे जाकर आपस में ज्वाइंट होंगे, और जो नया कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, दैट स्ट्रैंड विल बी कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। बच्चों, ओरिजिनल कॉपी का नाम था लैगिंग टेम्पलेट, ओरिजिनल कॉपी का नाम था लैगिंग टेम्पलेट। इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बना है, वो लैगिंग स्ट्रैंड है। रिमेंबर, लैगिंग स्ट्रैंड की जो यहां से यहां तक पोलैरिटी है 5' से 3' की तरफ, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी लैगिंग टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी लैगिंग स्ट्रैंड की होगी।
So this is how the new DNA strand is synthesized on the lagging template. लीडिंग पे तो कंटिन्यूएशन में बना था, कंटिन्यूअस बन रहा था, इसीलिए उसको लीडिंग कहा गया है। और लैगिंग पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बनता है। नाउ इसी का पॉइंट नंबर 6, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, इसी का पार्ट यहां पे कंटिन्यू है। मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो लीडिंग टेम्पलेट के सामने बने हैं, दे आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। दे आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। DNA ligase is an enzyme which is responsible for ligation. They are responsible for joining the DNA, joining the fragments of DNA. ये DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो है ना, ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और ज्वाइंट होके एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइंट करने वाली जो एंजाइम है, that enzyme is called as DNA ligase. Ligase is responsible for ligation. They are responsible for joining the Okazaki fragment. Next point, बच्चों ये वाला स्ट्रैंड हो या ये वाला स्ट्रैंड हो, प्राइमर यहां से मूव करता हुआ यहां तक गया था ना, प्राइमर के वजह से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स अट्रैक्ट होके आए थे। इस पे भी प्राइमर मूव किया, इस पे भी प्राइमर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में मूव किया। प्राइमर दोनों जगह पर न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जब न्यूक्लियोटाइड्स आ चुके, न्यूक्लियोटाइड्स का सामने वाले न्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, न्यूक्लियोटाइड का बाजू वाले न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग हो गई, अब प्राइमर का काम खत्म। प्राइमर जिसने न्यूक्लियोटाइड्स को बुलाया था, अट्रैक्ट किया था, अब प्राइमर का काम खत्म। आरएनए प्राइमर नाउ विल बी रिमूव्ड। आरएनए प्राइमर का काम खत्म, जिसका काम खत्म उसको निकाल के फेंक देंगे, वो प्राइमर अब रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ आरएनए प्राइमर विल बी रिमूव्ड। इसको रिमूव करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में DNA polymerase 1 is responsible. DNA polymerase 1 is responsible for removing DNA primer. It is applicable for prokaryotic cell. Now, in the case of eukaryotes, in the case of higher cells, what happened? DNA polymerase alpha. ये दूसरी एंजाइम है, दोनों डीएनए पॉलीमरेज ही हैं। पॉलीमरेज के बारे में यहां भी हमने पढ़ा था। तो जब ये प्रोसेस आपस में ज्वाइंट होता रहता है, प्राइमर एंड तक चले जाते हैं, तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज। डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज। अब ये मैकेनिज्म पूरा एंड तक कंटिन्यू होगा। हेलिकेज इसको पूरा खोल देगा और ये दोनों स्ट्रैंड पूरी तरह अलग हो जाएंगे। इस पैरेंट के सामने ये नया स्ट्रैंड, इस पैरेंट के सामने ये नया स्ट्रैंड। तो फाइनली यू विल गेट 2 डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फाइनली जब दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे ना, जब दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, पहले ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, राइट, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन हो रहा था ना, इसके सामने ये नया बना, इसके सामने ये नया बना। फाइनली जब पूरी तरह अलग हो जाएंगे तो यहां पे भी आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, यहां पे भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। तो एट द एंड यू विल गॉट 2 डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज ये दो नए डॉटर डीएनए को कॉइल करने और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। So this is all about the point number 6. Now point number 7, formation of daughter DNA. 2 daughter double-stranded DNA is formed as shown in this diagram ना। अब बेटा इसके सामने ये, इसके सामने एक double-stranded DNA और इसके सामने दूसरा double-stranded DNA। तो finally from one double-stranded DNA you will get 2 daughter double-stranded DNA. These are 2 daughter double-stranded DNA. Each double-stranded DNA जिसमें 1 स्ट्रैंड पैरेंटल होगा, 1 स्ट्रैंड पैरेंटल। अब इसकी बात करें तो इसमें ये, इसकी बात करें तो ये पैरेंटल हुआ ना, ये पैरेंटल, ये पुराना वाला है और ये न्यूली सिंथेसाइज है। तो ईच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 1 पैरेंटल स्ट्रैंड,
ये वाला पैरेंटल स्ट्रैंड, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये वाला नया नया बना है, अभी बना है, दिस वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. ओके, नाउ 50% कंट्रीब्यूशन इज डन बाय मदर डीएनए. अब जो नया डीएनए, इससे एक डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, इससे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा. लेट अस टेक दिस वन. अब इसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है उसमें 50% यानी कि आधा पुराना है ना, मदर डीएनए का है, और आधा न्यूली सिंथेसाइज है. आधा पुराना, 50% कंट्रीब्यूटेड बाय मदर डीएनए, एज 50% डीएनए इज contributed by mother DNA, as 50% DNA is conserved from the previous generation, जो parental DNA से बचाया गया है. ओके, इस replication को हम कहते हैं semi conservative replication. So this is the complete step, all the step which shows the semi conservative replication. This is one of the important question examination point of view, semi conservative replication. अभी next lecture में हम क्या पढ़ेंगे, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही क्यों बोलते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमको पढ़ना है.